जो डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है, इस पॉइंट पे एक डाउनवर्ड की तरफ, इस पॉइंट पे, तो ये कह लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायरेक्टली सेंटर पे तक, और यहाँ से लेकर यहाँ, तो हमने क्या किया, अपनी फिंगर जो है वो सेंटर पे रखी है, तो इस वजह से इस बॉडी पे जो मूवमेंट आ रहा है वो कैंसिल हो गया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम फिंगर को अपनी मिडिल सेक्शन से लेफ्ट हैंड साइड पे क्रिएट कर देते हैं, तब क्या होगा, राइट हैंड साइड के आपके मूवमेंट का क्वांटिटी या ये कह लीजिए वैल्यू वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो कि राइट हैंड साइड पे अगर अपने फिंगर को शिफ्ट कर देते हैं हल्का सा भी, तो वो राइट हैंड साइड की तरफ जो है टिल्ट हो जाता है। अब इसी एग्जांपल से हम लोग टाइप्स ऑफ मूवमेंट भी समझ लेते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। अब क्या है, जो फोर्स इसमें लग रहा है, अगर वो फोर्स इसको रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर से रिपीट करें, जो फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है, अगर वो बॉडी को रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग कह देते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वो होता है जो फोर्स बॉडी पर लग रहा है, उसमें क्रिएट कर रहा है एक मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसको हम लोग कह देंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। फॉर एन एग्जांपल, कि इस बॉडी को अभी हमने स्टेबल कर रखा है एट द सेंटर, अगर हम अपनी फिंगर अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर शिफ्ट करते हैं, तो ये देखिए अब हम स्टेबल नहीं कर पा रहे, इस पे एक मूवमेंट क्रिएट हो गया। क्यों मूवमेंट क्रिएट हो गया? क्योंकि देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के जो फोर्सेस जो लग रहे हैं, डेड लोड, ठीक है, उसने क्या किया, एक मूवमेंट, एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट की। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब कि मान लेते हैं ये था बॉडी, ये सेंटर पॉइंट है, थंब को आप सेंटर पॉइंट मानिएगा, फिंगर को आप मानिएगा द पॉइंट ऑफ एक्ट जहां पे आपका फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो थंब से थंब के राउंड अबाउट, क्योंकि हम थंब के पोजीशन से हम लोग देख रहे हैं, तो फिंगर पे जब फोर्स है तो इस टाइप से मूवमेंट है, और ये किस टाइप का मूवमेंट है, दिस इज अ क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर ये बॉडी यहाँ पे हमने सेंटर की बजाय थोड़ा सा फिंगर अपनी शिफ्ट कर दी, क्लॉकवाइज मूवमेंट बनता। वहीं अगर हम सेंटर की बजाय राइट हैंड साइड अपनी मूवमेंट, राइट हैंड साइड अगर फिंगर मूव कर देते हैं, तो इसमें जो फोर्स हो रहा है, अब देखिएगा फोर्स जो हो रहा है इस साइड से नोटिस करिएगा, तो फिंगर पे फोर्स लग रहा है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है आपका, और इधर फिंगर को जो थंब है उसको आप सेंटर मानिएगा, तो आपका मूवमेंट इस टाइप से हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ये बॉडी है, ठीक है, अब आप ये समझ गए होंगे कि इसमें मूवमेंट इसके सेल्फ वेट की वजह से लग रहा है, अभी हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो इसमें सेल्फ वेट से जो लग रहा है, जब हमने अपनी फिंगर मिड सेक्शन से जब हल्की सी शिफ्ट करी है फिंगर, तो क्या हो गया कि आपके जो राइट साइड के जो फोर्सेस कह लीजिए, राइट साइड की वजह से जो सेल्फ वेट की वजह से जो मूवमेंट जो लग रहा था वो प्रीडोमिनेंट, वो डोमिनेंट नेचर में आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी सेल्फ वेट है, ऐसा नहीं इस साइड भी सेल्फ वेट लग रहा है, लेकिन वो डोमिनेंट नेचर में नहीं आ पा रहा है, ये कह लीजिए उनमें कैपेबिलिटी कम हो गई, क्योंकि हमने अपनी फिंगर जो है हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो राइट हैंड साइड के मूवमेंट जो निकल के आ रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हमने डिस्टेंस यहाँ पे करें तो डेड लोड की डिस्टेंस बढ़ गई होगी, सेल्फ वेट की डिस्टेंस बढ़ गई होगी फ्रॉम द सेंटर, तो ऑब्वियस सी बात है इस साइड जो लोड जो लग रहा होगा वो ज्यादा लग रहा होगा, और इस साइड जो कम डिस्टेंस है वो जो लोड लग रहा होगा कम लग रहा होगा, तो ज्यादा वाला लोड है, तो इस साइड तुम्हारी मूवमेंट क्रिएट हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एक मूवमेंट क्रिएट हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो इस वजह से हुआ क्योंकि जो आपके राइट हैंड साइड में जो मूवमेंट क्रिएट हुआ था ये वाला, और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो मूवमेंट क्रिएट हुआ था इस साइड वाला एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों ने काउंटरैक्ट किया हुआ दूसरे को, और काउंटरैक्ट करने के बाद क्या हुआ एक्चुअल में कि आपका जो है राइट हैंड साइड वाला ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, लेफ्ट साइड वाला कम प्रीडोमिनेंट होता है, तो एक मूवमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट क्रिएट हुआ, हमें मूवमेंट से मतलब है, लेकिन जब स्टेबल कंडीशन में हमें कोई मतलब ही नहीं। स्टेबल कंडीशन का मतलब हमने जब फिंगर जब सेंटर पर रखी हुई है, हमने जब फिंगर सेंटर पर रखी हुई है, तो आप ये देखेंगे इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा, कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा। इसका मतलब इस बॉडी पे मूवमेंट क्या होगा,
कमेंट में जल्दी लिखिए। जब हमने सेंटर पे फिंगर रखी हुई है तो आप ये देख रहे होंगे कोई बॉडी कहीं भी मूव नहीं करी, ना एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज। तो इस पे क्या मूवमेंट आ रहा होगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप करके लिख दीजिए चैट बॉक्स में। ऑडिबल है ना? यस सर। चलिए आया, देखिए जीरो होगा। वेरी गुड, तुषार सिंह का आंसर है जीरो। देखिए जीरो क्यों होगा, क्योंकि देखिए क्लॉकवाइज से जो मूवमेंट आ रहा था, जो एंटी क्लॉकवाइज से जो मूवमेंट आ रहा था, वो कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका मूवमेंट आ रहा था, जो राइट हैंड साइड में जो आपका जो मूवमेंट आ रहा था, वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों कैंसिल आउट हो गए। इस वजह से जो है आपका मूवमेंट जो आएगा वो जीरो आएगा। तो हमें अब सिविल इंजीनियरिंग की रिस्पेक्ट की बात करें, मूवमेंट ऑब्वियस सी बात है, हमने आपसे एक बात ये कही थी कि फोर्स को हम लोग किस तरीके से हैंडल करते हैं पूरी सिविल इंजीनियरिंग पे। लेकिन फोर्स को हैंडल करने की जरूरत इस वजह से पड़ जाती है कि फोर्स क्या करता है कि एक मूवमेंट क्रिएट कर देता है। और जब वो मूवमेंट क्रिएट करता है तो उसकी वजह से आपके जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है उसको इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर से प्रेजेंटेशन मोड पे आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। डेफिनेशन मत रटिएगा, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं। जो हमने समझाया उसको अपने वर्ड्स में लिख के दैट विल बी सफिशिएंट इनफ। ठीक है, अब आगे अब आप मूवमेंट निकालेंगे कैसे, ठीक है, उसको देख लेते हैं मूवमेंट निकालना कैसे है। तो सिंपल हमने आपको जो बताया था कि एक ये पॉइंट है, किसी एक डिस्टेंस पे आपका फोर्स एफ लग रहा है, तो सिंपली योर मूवमेंट, अगर ये ओ पॉइंट है तो अगर मूवमेंट अबाउट ओ कर ले तो एफ मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस, अगर हम स्मॉल एल ले लें मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक है, दिस इज योर मूवमेंट और कुछ नहीं है। पर इसमें एक क्या चाहिए कि परपेंडिकुलर ही लगना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस के जो आपका पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर लगना चाहिए। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर टिल्ट में लग गया है कोई इशू की बात नहीं है, अगर टिल्ट में है तो आप उसको रिजॉल्व करिए। अगर आपको रिजॉल्व करना बता देते हैं, बेस में रिजॉल्व करिए और वर्टिकल रिजॉल्व करिए। बेस का जो रिजोल्यूशन जो यहाँ पे आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे एच आ गया हॉरिजॉन्टल का, तो हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में वो क्या होगी, जीरो होगी। इसकी वजह से जो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है वो जीरो, ऑब्वियस है। इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला मूवमेंट जीरो है। जो वर्टिकल में जो लग रहा हो वो मान लेते बी। तो वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट जब आप रिजॉल्व करें उसको आप मल्टीप्लाई बाय एल कर देंगे डिस्टेंस। ठीक है, एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा मूवमेंट अलॉन्ग ओ। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और आ, ये भी समझ में आओ, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द, इट इज द मूवमेंट of a force is equal to the product of the force and the perpendicular distance of the point about which the movement is required and the line of action of the force. ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको हम क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑलरेडी बता चुके हैं। द फोर्स व्हिच क्रिएट्स द डिस्प्लेसमेंट या कह लीजिए मूवमेंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बेसिकली वो आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज भी हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज तो अब एक चीज थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, वो ये है कि यूनिट क्या होगी।
मूवमेंट की। देखिए मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ है। ऑब्वियस है, लेंथ की यूनिट क्या होती है आपकी मीटर में होती है, फोर्स की यूनिट आपकी किलो न्यूटन में, तो किलो न्यूटन मीटर हो जाएगी, पर मीटर नहीं, किलो न्यूटन मीटर आपकी जो है वो यूनिट में आएगी आपकी मूवमेंट की। ठीक है, किलो न्यूटन मीटर, जहां पर भी आप किलो न्यूटन मीटर देखें वो आपकी यूनिट है मूवमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए आपके जो है को बता देते हैं स्टेटस। देखिए बैरिंगल्स प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ठीक है, क्या कह रहा है, इफ ए नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली equal to the movement of their resultant force about the same point। देखिए अब आपके पास दो तरीके हैं, किसी भी चीज का मूवमेंट निकालने के। क्या करिए, पहला तरीका आपका ये है कि आप फोर्स रिजॉल्व कर लीजिए। फोर्स रिजॉल्व करने के बाद जो है आप उसको मल्टीप्लाई बाय लेंथ करते चले जाइए। मल्टीप्लाई बाय लेंथ करने के बाद एक आपके पास जो है कंट्रोल में रिजॉल्व किया, कितना आ रहा है उसको चेक कर लिया, उसके बाद उनका अलजेब्रिक सम निकालिए। इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वर्टिकल में जब रिजॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल में जब रिजॉल्व, उसके बाद उसका जब आप मूवमेंट निकालें तो डायरेक्टली आपको वो मूवमेंट आ जाएगा। दोनों तरीके से आपका जो मूवमेंट आएगा वो इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये कह रहे हैं, इफ एक कोप्लेनर, एक प्लेन पे जो फोर्सेस लग रहे हैं आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल, algebraic sum of the movement of all the forces, मतलब इंडिविजुअल फोर्सेस की वजह से जो मूवमेंट आ रहा है अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, और जो रिजल्टेंट फोर्स की वजह से जो मूवमेंट आ रहा है वो आपके इक्वल होगा। ऑब्वियस, इट इज वेरी मच ऑब्वियस। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो हम थोड़ा सा और इलैबोरेट कर दे रहे हैं आपका। ठीक है, सिंपली मान लेते हैं आपकी एक बॉडी, ये बॉडी है, नीचे एक फोर्स लग रहा है 10 का, आपको इसके अलावा निकालना है, इस पॉइंट के अलावा मूवमेंट। और ऊपर सेम डिस्टेंस से ऊपर फोर्स लग रहा है 20 का, और दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर मान लेते हैं, और ये किलो न्यूटन में फोर्स है आपका, ये आपका किलो न्यूटन में फोर्स है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिएगा, दिस इज मूवमेंट एट फोर्स, क्या होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या है कि ये कहाँ ऊपर की ओर लग रहा है फोर्स, तो आपका ये कौन सा डायरेक्शन बन रहा है, ये आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है, और नीचे वाले की वजह से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है। तो हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लिया, तो -20 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और 10, तो यहाँ पे लिख दिया +10 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसकी वजह से जो आंसर आया -40, और इसकी वजह से माइनस, ओवरऑल आंसर आ गया -20 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये -20 को हटा देंगे, 20 लिख देंगे डायरेक्टली, और क्या लिख देंगे, 20 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे